तो नेक्स्ट टॉपिक में जो है हमारे पास वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है हमारा इसकी डिस्कवरी पोर्टर ने करी थी, है ना। ये जो हमारा ऑर्गेनेल है इसकी डिस्कवरी किसने करी? पोर्टर ने। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसको हम साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल भी कहते हैं, साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल, साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये पूरे सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर एक शेप देता है। उसके बाद आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि दिस ऑर्गेनल हैज अ मेनी रोल इन द सेल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट in terms of examination because there are lots of functions which is performed by the endoplasmic reticulum in the eukaryotic cell। एक तो मैंने यहां लिख दिया। फिर जो दूसरा पार्ट है इसका साइटोस्केलेटन तो बोल दिया, sometimes it also acts as framework ऑफ सेल। ठीक, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अब यहां सवाल आता है कि ये है क्या, व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन? तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, है ना। डी का मतलब हो गया किसी चीज की कमी हो रही है, घट रही है, डिलीट हो रही है, हट रही है। एंड टॉक्सिक वर्ड से आप समझ सकते हैं देयर इज अ रिमूवल ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल, जो आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, एनसीईआरटी में मेंशन है। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है, ये भी जो काम है वो कौन करता है? मेनली एसईआर करता है। फिर एक नई बात आ गई कि सर एसईआर कहां से आ गया, तो मैं इसको भी डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। फिर नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसको क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। यूजुअली जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के आसपास दिखेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के थ्रू अटैच्ड होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया, आरईआर, एसईआर। अब इसको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या समझना है कि जो आरईआर है उसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ इसीलिए कहा क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, अगर मैं कुछ एक शॉर्ट स्ट्रक्चर दिखा दूं आपको, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और इसमें सरफेस पे आपको क्या दिखेगा? एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिखेगा जो राइबोसोम है। और इसी राइबोसोम के प्रेजेंस के आधार पर हम इसको क्या कह देते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर ये राइबोसोम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि वो कुछ इस तरह आपको दिखेगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, मतलब इसके ऊपर कोई भी रफ स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चूंकि राइबोसोम के बारे में हम पहले से जानते हैं कि राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, बिकॉज इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। तो यही कारण है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो ये कहते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि अगर आप ध्यान से समझें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह अगर हम आरईआर बोलें, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इट विल बी मोर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब अगर हम एसईआर की बात करें तो ये मेनली लिपिड बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लिपिड बायोसिंथेसिस क्या है? तो लिपिड बायोसिंथेसिस का मतलब हो गया कि ये लिपिड के बनाने में, फैटी एसिड्स के फॉर्मेशन में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने एक और चीज क्या बताई? मैंने एक और चीज बताई, लिपिड बायोसिंथेसिस। लिपिड फॉर्मेशन मैं लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? लिपिड फॉर्मेशन कौन करता है? एसईआर। अब एक चीज यहां पे आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या लिखा हुआ है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो इसको अगर हम देखें कुछ इस तरह से, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस वर्ड को, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में आप देख रहे हैं कि वर्ड है मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन को आप इजीली कोरिलेट कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन से। मतलब ये कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने का प्रोसेस है, सिंथेसिस का प्रोसेस है, जब सेल मेम्ब्रेन बनता है
तो उसके सिंथेसिस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। क्या वर्ड लिखा है मैंने यहां पे? मैंने लिखा है यहां पे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, अब इसको अगर हम स्प्लिट करें, आपको और आसान करें ताकि आपको इजीली समझ में आए। मेम्ब्रेन यू कैन कोरिलेट विद द सेल मेम्ब्रेन, या इसी को आप कोरिलेट कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और बायो का मतलब तो लिविंग होता है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं। और जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। क्या मतलब हो गया? फॉर्मेशन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने के प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। अब इसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्यों कोरिलेट करते हैं, इसको हम क्यों कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, अब उसको जरा हम समझ लें। नॉर्मली जो आपको बताया गया है, जो हम लोग जानते भी हैं कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली प्रोटीन एंड लिपिड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्रोटीन एंड लिपिड। अब चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट बन रहा है हमारा ईआर में, ईआर मतलब आरईआर एंड एसीआर में, तो इसीलिए हम ये लिखते हैं कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज डन बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें, जो आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, वो ये है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये हो गया हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जिसको आप इजीली समझ पा रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो दिस इज व्हाट द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार मैं एक चीज और बता दूं आपको, इसमें आपको कई सारे फंक्शंस हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क कहते हैं, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, हेल्प्स इन लिपिड फॉर्मेशन या लिपिड सिंथेसिस, रिमूवल ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ये आपको कंटिन्यूअसली अपडेट देता रहेगा, जिससे आप हर टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू।